दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस में किसी आंसर को व्यवस्थित रूप से किस तरह से लिख सकते हैं, संगठित रूप में कैसे लिखें, मेंस में एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली आपका सिलेक्शन मेंस ही करवाता है। मेंस में आपको अच्छे मार्क्स रहेंगे, इंटरव्यू में आपका कम मार्क्स भी रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन होगा। तो मेंस सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में, इसलिए मेंस में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंस में अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। इस चर्चा से पहले मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो स्टोरी है अमेरिका में कला के क्षेत्र में एक शोध पे। और वो शोध किया गया पेंटिंग कॉलेज में। एक पेंटिंग कॉलेज के कुछ छात्र का सिलेक्शन किया गया और पांच छात्र का ग्रुप बनाया गया। 5 छात्र को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि आपको 30 दिन का समय मिलेगा और 30 दिन में आपको एक ही पेंटिंग बनाना है और वर्ल्ड क्लास पेंटिंग बनाना, सबसे सुंदर पेंटिंग बनाना है 30 दिन में। और दूसरा ग्रुप में भी 5 लड़के का सिलेक्शन हुआ और उस 5 लड़के को जिम्मेदारी दिया गया कि आपको नॉर्मल तस्वीर बनाना है। आपको ऐसा नहीं, बहुत सुंदर तस्वीर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉर्मल तस्वीर आपको बनाना है, लेकिन डेली एक एक तस्वीर बनाना है और 30 दिन तक तस्वीर बनाना है। और जब बाद में 30 दिन के बाद दोनों की तस्वीर को एनालिसिस किया गया, एनालाइज किया गया, तो ऐसा पाया गया कि जिस व्यक्ति को या जिस समूह को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि 30 दिन में आपको एक ही तस्वीर बनाना है और सबसे सुंदर तस्वीर बनाना है, उस ग्रुप की तस्वीर उतनी अच्छी नहीं पाई गई जितनी अच्छी तस्वीर वो लोग बनाए जो लोग की जिम्मेदारी ये दिया गया था कि आपको प्रत्येक दिन एक एक तस्वीर बनाना है और 30 दिन तक आपको प्रत्येक दिन एक एक तस्वीर बनाना। तो उनकी तस्वीर काफ़ी अच्छी थी, राइट। लेकिन जिसको ये जिम्मेदारी था कि भाई आपको 30 दिन का समय मिलेगा और सिर्फ एक तस्वीर बनाना है, उनकी तस्वीर उतनी अच्छी नहीं थी। तो इससे इस बात पे निष्कर्ष पे हम लोग पहुँच सकते हैं या पहुँचा जा सकता है कि जो राइटिंग होता है बेसिकली एक आर्ट होता है, और एक आर्ट में आपको लगातार इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। आर्ट लगातार आपका सुधार करने की आवश्यकता होती है और आर्ट लगातार समय के साथ आप सुधरता है। आप एक आंसर लिखें आज और लगातार 30 दिन तक आंसर लिखें। 30वां दिन जो आपने आंसर लिखा होगा वो आज जो आप आंसर लिख रहे हैं उससे लाख गुना बढ़िया होगा, राइट। तो अपने आप का एनालिसिस भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो राइटिंग भी एक आर्ट होता है जो एक दिन में नहीं आता। तो आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है, आपको आज से शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज हो सकता है बहुत खराब आप लिख रहे हो, लेकिन 30 दिन के बाद आप बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। ये रिसर्च में इस बात की पुष्टि हुई है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि एक मेंस में अच्छा उत्तर कैसे लिखें। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रश्न अनुसार उत्तर लिखें। प्रश्न अनुसार उत्तर लिखें, इसका मतलब है कि प्रश्न की जो मांग है, पहले तो प्रश्न की मांग को आप लोग समझें कि प्रश्न की मांग क्या कर रहा है। मान लीजिए संथाल विद्रोह के बारे में क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम की चर्चा करें। लेकिन आपने संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ा हुआ है, पूरा याद किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि जो आपने याद किया हर एक कुछ को जाकर के वहां लिख देना। आपको सिर्फ कारण और परिणाम की चर्चा करना है, राइट। तो प्रश्न की डिमांड के अनुसार, प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लिखे। प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है कोशिश करें टू द पॉइंट रहने का। एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। प्रश्न की डिमांड आप पढ़िए कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है। संथाल विद्रोह का कारण पूछ रहा है तो कारण लिखिए, परिणाम पूछ रहा है तो परिणाम लिखिए, महत्व पूछ रहा है तो महत्व लिखिए। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको लिख देना जितना आपने याद किया। ये गलती कई सारे लोग करते हैं, इस गलती से बचने की आवश्यकता है। तो पहला यह है कि प्रश्न को सही रूप से पढ़ें। आप लोग प्रश्न की मांग को समझने का प्रयास करें कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न अगर आलोचनात्मक परीक्षण पूछ रहा प्रश्न, तो आलोचनात्मक परीक्षण में पॉजिटिव पॉइंट भी लिखें, नेगेटिव पॉइंट भी लिखें, दोनों को मिलाते हुए फिर कंक्लूजन पे पहुंचे, राइट। तो प्रश्न की डिमांड के अनुसार लिखें, ये पहला पॉइंट है। दूसरा यह है कि ब्रेक एंड हिट मेथड, ये काफ़ी जो चर्चा में ये मेथड रहता है कि ब्रेक करना और उसके बाद हिट करना। ब्रेक करना का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो उसको विभिन्न पार्ट में पहले प्रयास कीजिए तोड़ने का, और एक बार विभिन्न पार्ट में उस क्वेश्चन को आपने तोड़ लिया तो उसके बाद उसको हिट कीजिए, यानी उस पर आप रिस्पॉन्ड दीजिए, उस पर आप लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्या चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की मांग क्या क्या। मांग को आप इस तरह से
नोट कर लीजिए कि मांग आखिर क्या क्या पूछ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन का 4 मांग है, तो 4 मांग आप देख लीजिए और उसके बाद हर एक मांग के अनुसार जो है आप लिखने का प्रयास कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। संथाल विद्रोह का ही मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। संथाल विद्रोह चूंकि एक कॉमन क्वेश्चन है जो बीपीएससी नॉर्मली पूछता है। एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष संथाल विद्रोह पे क्वेश्चन रहते हैं। संथाल विद्रोह का कारण पूछ रहा है तो कारण लिखिए, परिणाम पूछ रहा है परिणाम लिखिए। इसके अलावा अगर संथाल विद्रोह का महत्व पूछ रहा है तो महत्व लिखिए। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को, चाहे GS1 का हो GS2 का है, हर एक क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को विभिन्न भाग में आपको ब्रेक करना। मैं कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस भी करूँगा बाद में यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को ब्रेकअप किया जाता है। 4-5 भाग में किसी क्वेश्चन को कैसे आप तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के बाद हर एक पॉइंट पे जो है आंसर आप लिखना शुरू कीजिए। कारण पे लिखिए, अगर परिणाम पूछ रहा है परिणाम पे लिखिए, महत्व पूछ रहा है महत्व पे लिखिए। ब्रेक करने के बाद हिट कीजिए। पहले ब्रेक करना है, क्वेश्चन को विभिन्न भाग में ब्रेक करना है और उसके बाद उसको हिट करना है, यानी उस पर रिस्पॉन्ड देना आपको, उस पर आंसर आपको लिखना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रारूप। आखिर क्वेश्चन का प्रारूप कैसे होना चाहिए। तो क्वेश्चन का प्रारूप बेसिकली जो है, पहला प्रारूप होता है इंट्रो। किसी क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, इंट्रोडक्शन आवश्यक है और इंट्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन वो पार्ट होता है जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को पढ़े, आपके आंसर को पढ़े, आपने जो लिखा है, जो वहां मेहनत किया आपने एग्जामिनेशन हॉल में, उसको पढ़े कि आपने लिखा क्या। तो लिखने, जो एग्जामिनर पढ़ेगा आपके क्वेश्चन को या आपके आंसर जो आपने लिखा उसको पढ़ेगा, तो उसको अट्रैक्ट करता है बेसिकली इंट्रोडक्शन। इंट्रो बहुत इम्पैथिक होना चाहिए। इंट्रो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई मूवी अगर आप मान लीजिए देख रहे हैं, तो मूवी का सबसे पहले आप लोग जाकर के देखते हैं क्या, ट्रेलर देखते हैं। तो ट्रेलर आपको पसंद आता है तब जाकर के आप आकर्षित होते हैं कि आप जाकर के उस मूवी को हॉल में जाकर के देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक आपके आंसर का ट्रेलर होता है, यानी इंट्रोडक्शन के माध्यम से ही एक एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है कि वो आपके जो आंसर आपने लिखा है उस आंसर को पढ़ेगा, और ना सिर्फ पढ़ेगा बल्कि आपको अच्छा मार्क्स देगा। ये भी डिसाइडिंग होता है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में बेसिकली बेसिक चीज़ों को लिखने की आवश्यकता है और उसमें कुछ आप इनरिच कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे संथाल विद्रोह की ही मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन में अगर आप ये लाइन जोड़ सकते हैं कि संथाल विद्रोह चीन के टाइपिंग विद्रोह का प्रभाव था संथाल विद्रोह पे, तो आपको मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ों को लिखें, बेसिक क्रक्स को लिखें और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन में कुछ इम्पैथिक चीज़ों को भी प्रयास करें जोड़ने का। इंट्रोडक्शन बेसिकली 2 से लेकर के 5 लाइन तक होता है। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन मत लीजिए, 2 से लेकर के 5 लाइन तक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन अगर आपका एक्सटेंड कर रहा, मान लीजिए इंट्रोडक्शन में आपको और कुछ लिखना है तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखिए। इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखा जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है और ना ही ये कोई नियम है। इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है बॉडी। बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई मेरा आंसर आप चेक कीजिए, जांच कीजिए, अच्छे से मेरे आंसर को आप पढ़िए। बॉडी के माध्यम से जो है जो क्वेश्चन की डिमांड है उस डिमांड को आप विभिन्न चरण में लिखते हैं, विभिन्न पैराग्राफ में लिखते हैं या विभिन्न पॉइंट वाइज आप लिखते हैं। क्वेश्चन कारण पूछ रहा है तो कारण लिखते हैं, आलोचना अगर पूछ रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका के रिलेशन के आलोचनात्मक परीक्षण करें तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी लिखेंगे कि इंडिया और अमेरिका कहाँ कहाँ पे मिलकर सहयोग कर रहा है और इंडिया और अमेरिका कहाँ कहाँ दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, इस पॉइंट को भी आप लोग लिखेंगे। तो बॉडी पार्ट में बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के मांग को पूरा किया जाता है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड को पूरा किया जाता है बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। मेन पार्ट जो होता है बॉडी पार्ट होता है, इसको आप विभिन्न पैराग्राफ में लिख सकते हैं, विभिन्न पैराग्राफ में लिख सकते हैं या विभिन्न पॉइंट वाइज देकर के लिख सकते हैं। ये हुआ बॉडी पार्ट में भी अगर आप लिख रहे हैं, अगर हो सके, अगर मान लीजिए डाटाबेस टाइप का क्वेश्चन है या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है,
तो उसमें कोशिश करें पॉलिटिक क्वेश्चन में जो अगर जरूरत हो वहाँ पे तो भारत के संविधान के आर्टिकल का जिक्र करें, अनुच्छेद का जिक्र करें। आपको जरूरत है, मान लीजिए निर्वाचन आयोग पर अगर आप लिख रहे हैं तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो समिति ने रिकमेंडेशन दिया है, आपको आवश्यकता इस बात की दिख रही है, तो उस समिति के बेसिक पॉइंट को जरूर यहाँ पे लिखें। गरीबी पे आप लिख रहे हैं, गरीबी पे देश में कई सारी समिति बनी है, रंगराजन समिति बनी है, तेंदुलकर समिति बनी है, और भी कई सारी, रग दांडेकर समिति बनी है, और भी कई सारी समिति बनी है। तो उस समिति ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, उसके पॉइंट को अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डाटाबेस क्वेश्चन में डाटा को डालने की आवश्यकता है, पॉलिटिक क्वेश्चन में जो विभिन्न समिति है उसके रिकमेंडेशन को डालने की आवश्यकता है। ये हम लोग जीएस पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां हम लोग विशेष रूप से इस पॉइंट पे हम लोग चर्चा वहां पे करेंगे। कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन में बेसिकली क्रक्स होता है। क्रक्स आपने जो लिखा है उसका क्रक्स क्या है, उसको अगर आपको 4 लाइन जो आपने लिखा, मान लीजिए आपने 3 पेज लिखा है या 4 पेज लिखा है, तो 3-4 पेज जो चीज़ों को आपने लिखा उसके क्रक्स को कैसे आप कंक्लूड कीजिएगा, राइट। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो आपने लिखा है उसी को कुछ लाइन में, 4-5 लाइन में या 6 लाइन में आपको उसको समाहित करने की आवश्यकता होती है, और वहीं पे आप उसको समाहित करते हैं। तो कंक्लूजन बेसिकली क्रक्स होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ करके जो है एक एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है आपके प्रश्न को पढ़ने का, आपके आंसर को पढ़ने के लिए वो अट्रैक्ट होता है। बॉडी पढ़ करके वो समझता है कि आपने क्या क्या कंटेंट इसमें लिखा है। और कंक्लूजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कंक्लूजन के समय में कंक्लूजन पढ़ के ही एक एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। यानी कंक्लूजन आपका इम्पैथिक है, कंक्लूजन आपका अच्छा है तो वो आपको अच्छा मार्क्स देगा, राइट। तो इसलिए कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। ये 2 चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इंट्रोडक्शन पे और कंक्लूजन पे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग चर्चा करेंगे कि संतुलित उत्तर कैसे लिखें। उससे पहले एक पॉइंट मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि आखिर एक उत्तर को कितने शब्दों में लिखा जाए। तो बीपीएससी या यूपीएससी का तो ठीक है, लेकिन बीपीएससी ये डिसाइड नहीं करती है कि आपको कितने शब्दों में उत्तर लिखना, ये बीपीएससी आपको बताती नहीं बेसिकली। लेकिन मान के चलिए कि एक जो जीएस का क्वेश्चन है उसको 300 से लेकर के 400 वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं। 300 से लेकर 400 वर्ड मतलब हुआ 3 से 4 पेज में आप लिख सकते हैं। और जो ऑप्शनल है, जो 50 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, उसको लगभग मान लीजिए कि 600 वर्ड में 500 से लेकर के 600 वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं। नॉर्मली इतना ही लिखा जाता है। जीएस के क्वेश्चन को 300 से 400 पेज में, यानी 3 से 4 पेज में आप लिख सकते हैं। और ऑप्शनल को जो है बेसिकली 500 से 600 वर्ड में, यानी 5 से 6 पेज में ऑप्शनल के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है, लेकिन बीपीएससी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगाती। बीपीएससी ये नहीं करती है कि किस क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है, ये बीपीएससी आपको निर्दिष्ट नहीं करती है। लेकिन मार्क्स के अनुसार, मान लीजिए बीपीएससी में जो मार्क्स मिलता है आपको, लगभग 38 मार्क्स मिलता है जीएस के एक क्वेश्चन पे, और लगभग 50 मार्क्स मिलता है ऑप्शनल के एक क्वेश्चन पे। तो इसी मार्क्स के अनुसार आपको ऐसे करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि संतुलित उत्तर दें। बीपीएससी में कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहता है। राज्यपाल की भूमिका को लेकर के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। पिछले बार हमने देखा राष्ट्रपति के क्वेश्चन को लेकर के एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति जो है उस अभिभावक की तरह है जो अपने बिगड़ेल बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति को लेकर के पूछा हुआ था। उससे पहले के क्वेश्चन को देखिए, राज्यपाल को लेकर के इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बीपीएससी जाति धर्म को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ देती है, वर्ग और समुदाय को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ देती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप एक अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं, और एक अधिकारी को न्यूट्रल होना चाहिए। एक अधिकारी को संवैधानिक मूल्यों को लेकर चलने की आवश्यकता है, संविधान को लेकर के चलने की आवश्यकता। आपके लिए आपका कुरान, आपका बाइबल, आपका गीता भारत का संविधान है। तो संविधान में हर एक चीज़ को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब एक अधिकारी आप बनते हैं तो वहाँ पर भी आपको संतुलित रहने की आवश्यकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको संतुलित रहने की आवश्यकता है। यानी किसी चीज़ के आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पक्ष में भी नहीं जा सकते हैं, और किसी चीज़ के एक्सट्रीम निगेटिव में भी आप नहीं जा सकते हैं।
समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान बेसिकली आप ही को करना है। मान लीजिए बिहार में गरीबी को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। बिहार में गरीबी कोई नई बात नहीं है, बिहार में गरीबी बहुत समय से है, आज़ादी से पहले से ही है, आज भी गरीबी भी है। तो गरीबी को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव या सरकार की बहुत ज़्यादा आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा सरकार के पक्ष में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करना है कि क्वेश्चन के मांग के अनुसार आप चलें, और विशेष रूप से आपको संतुलित रहने की आवश्यकता है। इसी तरह से कंक्लूजन जो होगा, अब क्वेश्चन भले ही कुछ भी निगेटिव हो, कितना भी क्वेश्चन निगेटिव हो, लेकिन जो कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन में हमेशा आपको होप दिखना चाहिए। एग्जामिनर जो आपके क्वेश्चन को पढ़ेगा, आपके आंसर को पढ़ेगा, उस आंसर को पढ़ के लगना चाहिए कि इस लड़के के अंतर्गत एक होप विद्यमान है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक होप दिखाइए कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, या इसमें ये इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। कंक्लूजन आपका सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। इसी तरह से जो आंसर होता है बेसिकली क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी अगर आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहे हैं, तो दोनों पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कला आप में होनी चाहिए, कनेक्टिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। एक लाइन लिख रहे हैं और दूसरे लाइन भी लिख रहे हैं, तो दूसरा लाइन पहले लाइन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये इसको कहा जाता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता कैसे होगा? मान लीजिए आपने पॉजिटिव पॉइंट कुछ लिखा और आपको निगेटिव पॉइंट लिखना। भारत पाकिस्तान संबंधों को ही लेकर के मान लीजिए हम लोग चलते हैं। भारत पाकिस्तान संबंध के आलोचनात्मक परीक्षण आपसे पूछा गया है, आपने पॉजिटिव पॉइंट लिख दिया। निगेटिव पॉइंट में कनेक्टिंग आप एक लाइन लिख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सकारात्मक संबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित नकारात्मक संबंध भी दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं। तो आपने जस्ट एक लाइन लिख दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सकारात्मक संबंध के अतिरिक्त नकारात्मक संबंध भी दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं। तो ये लाइन बेसिकली कनेक्टिंग हो गया, और उसके बाद पॉइंट में आप आंसर देना शुरू करते हैं या पैराग्राफ में आप आंसर देना शुरू करते हैं, जो आपकी इच्छा कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपको कनेक्शन बिठाने की आवश्यकता है। एक लाइन से दूसरे लाइन में कनेक्शन होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन अगर नहीं होगा तो एग्जामिनेशन मार्क्स आपका काटेगा, आपको मार्क्स कम देगा एग्जामिनर। कनेक्शन होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू है। इसके अलावा मानचित्र का प्रयोग जहां तक हो सके मानचित्र का प्रयोग कीजिए, डायग्राम का प्रयोग कीजिए, पाई चार्ट का प्रयोग कीजिए, ग्राफ का प्रयोग कीजिए, लाइन डायग्राम वगैरह का प्रयोग कीजिए जहां तक हो सके। संथाल विद्रोह की ही अगर मैं बात करूं तो संथाल विद्रोह पे अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से बिहार का मैप आप लोग बना सकते हैं। ये गंगा नदी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये भागलपुर बांका का क्षेत्र है, यहाँ पे ये भागलपुर बांका का क्षेत्र है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो है झारखंड का क्षेत्र है, और इधर से लेकर के यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी कुछ पार्ट था। तो ये पार्ट जो है बेसिकली इसको इस तरह से टिक करके आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं संथाल क्षेत्र। और इसको हो सके तो एक बॉक्स में इसको घेर दीजिए, इसको एक बॉक्स में घेर दीजिए इस तरह से। तो ये पार्ट जो है बेसिकली संथाल क्षेत्र था, और यहीं पे बेसिकली आंदोलन हुआ था। तो इस तरह से मैप का प्रयोग आप लोग जहां पे आवश्यकता हो मैप का प्रयोग कीजिए। संथाल के क्षेत्र में पटना कलम को शो करने के लिए भी आप लोग संथाल का प्रयोग मैप का प्रयोग कर सकते हैं। पटना कलम में मान लीजिए, पटना कलम पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो 3 कला का प्रभाव है। पटना कलम में बेसिकली आप देखेंगे स्थानीय कला का प्रभाव है, ब्रिटिश कला का प्रभाव है और मुगल कला का प्रभाव है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये मान लीजिए मुगल कला हो गया, ये मान लीजिए ब्रिटिश कला हो गया, और ये मान लीजिए स्थानीय कला हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इंटरसेक्शन जो है सबका, इसको आप लोग कह सकते हैं पटना कलम। अब इस तरह से आप अगर मान लीजिए आंसर लिख रहे हैं और इस तरह से डायग्राम का यूज कर रहे हैं तो आपको मार्क्स काफ़ी अच्छा देगा।
पटना कलम पे मुगल कला का भी प्रभाव आप जानते हैं, पटना कलम पे ब्रिटिश कला का भी प्रभाव आप जानते हैं, और पटना कलम पे स्थानीय कला का प्रभाव है। तो नॉर्मली अगर आप आंसर लिख रहे हैं, ये लिखते हैं कि पटना कलम पे तीनों का प्रभाव है, और आंसर के साथ साथ एक जो है डायग्राम इस तरह का डाल देते हैं, तो आपके मार्क्स में बढ़ोतरी की जा सकती है, आपको मार्क्स बेहतर एग्जामिनर देगा। आपका क्वेश्चन जो है प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करता है बेसिकली मानचित्र, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करता है डायग्राम, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करता है पाई चार्ट। तो हो सके, जहां तक हो सके इन चीज़ों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया होगा, तो आंसर राइटिंग में ही कोशिश कीजिए इन सब चीज़ों को जोड़ने का। आवश्यकता है तो मैप दीजिए, आवश्यकता है तो पाई चार्ट दीजिए, डायग्राम दीजिए, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो मत दीजिए, जबरदस्ती का मत दीजिए। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक्सेस डायग्राम का प्रयोग किया है, एक्सेस पाई चार्ट का प्रयोग किया है, एक्सेस ग्राफ का प्रयोग किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए ये चीज़ें आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक सामान जो है सुंदरता के लिए होता है, कॉस्मेटिक सामान को लगाता है तो सुंदरता होती है, महिलाओं की सुंदरता कॉस्मेटिक सामान काफ़ी बढ़ा देता है। लेकिन एक्सेस कॉस्मेटिक सामान अगर लगा लीजिएगा, कोई भी महिला लगा लेगी, सोचिए क्या हो जाएगा, सुंदरता उसकी बिगड़ जाएगी। तो मानचित्र उसी तरह से है, मानचित्र का प्रयोग जो है या डायग्राम का प्रयोग जो है उसी तरह से है। ये आपके आंसर को भले ही इंप्रूव करता है, लेकिन एक हद तक। जैसे ही आपका इसका एक्सेस प्रयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपके मार्क्स घटने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि 2 डायग्राम आप डाल सकते हैं, 2 या 3 आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिए। 2 या 3 डायग्राम या मैप वगैरह आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत कोशिश कीजिए डालने का। और ये जो है आपको बेसिकली अभी आंसर राइटिंग आपने शुरू किया होगा, तो उसी में इसको आपको जोड़ने की आवश्यकता है। आंसर राइटिंग अभी जो आप कर रहे हैं या डेली जो अभी आपने शुरू किया है, उस आंसर राइटिंग में इन सब चीज़ों को समाहित करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, ये वीडियो मैंने बनाया था कि आप सभी का रिक्वेस्ट आया था, कई सारे लोगों ने बोला था कि सर मेंस में बेहतर आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, और मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसी अपनी अंडरस्टैंडिंग को, या जो मैंने किया है खुद एग्जामिनेशन में, उसी को आधार बनाते हुए ये वीडियो मैंने बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इम्प्रूव करेगा, आपके मार्क्स को फेच करने में आपकी मदद करेगा, ये मार्क्स आपको इन्हेंस करने में मदद करेगा। एक ही बात मैं बोलूँगा कि डेली आंसर लिखिए। आंसर राइटिंग एक आर्ट होता है, धीरे धीरे आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा। आवश्यकता इस बात की शुरुआत आपको आज से और अभी से करने की ज़रूरत है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।